Hello friend, today I am explain in this video what is the tissue formation and tissue repair। हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका रिपेयर कैसे होता है। ये वीडियो जेएनएम एएनएम वाले देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं। एनाटॉमी का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू इज रिप्लेस बाई फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है, एक ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इंजर्ड टिश्यू रिप्लेस होता है फाइब्रस टिश्यू में। फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, किससे बना होता है, प्रोटीन फाइबर से बना होता है। इट इज़ इन्वॉल्व टू प्रोसेस, और इसमें दो प्रोसेस होती हैं। पहला क्या है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। पहला क्या है, ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। पहले क्या होता है, ग्रैनुलेशन होता है टिश्यू में। ग्रैनुलेशन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के स्मॉल पीसेस दिखना, लाइक ग्रेन्स, जैसे ग्रेन्स होते हैं। तो ग्रैनुलेशन का मतलब है टिश्यू, जैसे कि टिश्यूज़ में एक ग्रेन्स टाइप में दिखने लगेगा वहाँ पे। इसमें दिया गया रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड टिश्यू बाय पैरेन्काइमल सेल ऑफ सेम टाइप, यानी कि जो इंजर्ड टिश्यू है वो रीजनरेट, वहाँ पे रीजनरेट हो जाते हैं सेम पैरेन्काइमल सेल के थ्रू। यानी कि ये जो पैरेन्काइमल सेल होती हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। वहाँ पे पैरेन्काइमल सेल मतलब कि आ जाती है, यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड, इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग इन स्कार। ये किस में रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। और इसमें स्कार फॉर्मेशन मतलब एक निशान पड़ जाता है वुंड में, जिसको हम स्कार बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी दो प्रोसेस थी, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे दोनों प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन की। ये क्या होता है, इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 फेज। इसमें 3 फेज इन्वॉल्व हैं। पहला फेज़ है वो हमारा है फेज ऑफ इन्फ्लामेशन आफ्टर ट्रॉमा ब्लड क्लॉट एट इंजर्ड साइट। मतलब जब हमें ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है जहाँ पे हमें इंजरी हुई है, इंजरी साइट में ब्लड क्लॉट होता है। एंड विद इन 24 आवर एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स अकर बाय एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। वहाँ पे क्या होता है, 24 घंटे बाद वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन दिखने लगती है। किसके कारण पे, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब वहाँ पे सिक्रेशन हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टाइप का वहाँ पे सिक्रेशन हो जाता है, जिससे हमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी वहाँ पे दिखने लगता है। और क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं हम सम मोनोसाइट, मतलब इन्फ्लामेशन जो होगा वो प्लाज्मा का भी एक्सुडेशन होगा, उसमें न्यूट्रोफिल्स भी होंगे। न्यूट्रोफिल्स का मतलब होता है WBC एंड सम मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, एक WBC का ही टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा जो फेज है, फेज ऑफ क्लियरेंस। इसमें क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रही थी, वो हमने देखा कि इन्फ्लामेशन कैसे हो रही थी। वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा था और 24 घंटे बाद हमें वहाँ पे इन्फ्लामेशन दिख रहा था। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो रहा है न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट का और प्लाज्मा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेज ऑफ क्लियरेंस, मतलब जो ये इन्फ्लामेशन था या न्यूट्रोफिल्स थे उसको कैसे, मतलब क्लियर भी तो करना है उसको, तभी तो वुंड मतलब टिश्यू फॉर्मेशन होगा। तो इसमें बताया गया एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज बाय न्यूट्रोफिल्स। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल से WB से रिलीज होता है। एंड आउटोलाइटिक एंजाइम रिलीज बाय डेड सेल। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेड मतलब WBC होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, डेड टिश्यू होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं प्रोटियोलाइटिक और ये एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं आउटोलाइटिक। तो ये क्या करते हैं दोनों, फाइगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफेज क्लियर ऑफ द नाइक्रोटिक टिश्यू डेब्रिस एंड RBC। वो क्या करते हैं कि फाइगोसाइटिक एक्टिविटीज़ से, मतलब फाइगोसाइटिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, एक प्रोसेस होती है
जिसमें कि अनवांटेड सेल को रिमूव कर देता है फाइगोसाइटिक एक्टिविटी में। एंड क्लियर द नेक्रोटिक टिश्यू, जो मतलब डेड टिश्यू होते हैं या जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। डेब्रिस एंड आरबीसी को, डेब्रिस क्या होता है, किसी का मलबा बोल सकते हैं या वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, उसको वहाँ से क्लियर कर देता है। किसके थ्रू, फाइगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा फेज है, फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी कि ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या होता है, उसमें ग्रोथ कैसे होती है। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, उसमें होता है एंजियोजेनेसिस, जिसको क्या और बोल सकते हैं, नियोवैस्कुलरेशन, क्या बोल सकते हैं, नियोवैस्कुलरेशन। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। इन दिस प्रोसेस न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड एट द इंजर्ड साइट बाय proliferation of epithelial cell from margins of severed blood vessels। ये क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी नई ब्लड वेसल्स हैं वो वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। कहाँ पे, जहाँ पे इंजरी है। किसके थ्रू, प्रोलिफ्रेशन ऑफ एपिथेलियल, और वहाँ पे एपिथेलियल जो सेल है वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एपिथेलियल सेल वहाँ पे मतलब अपना जो नंबर है वो बनाना स्टार्ट कर देती हैं सेल डिवीज़न के थ्रू। एंड फॉर्म ऑफ, मतलब कि वहाँ पे एक ऐसे बॉर्डर टाइप में बन जाता है, मतलब मार्जिन्स बन जाता है ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट इसमें क्या है, इन द इनिशियल स्टेज प्रोलिफरेटेड एंडोथेलियल सेल अपीयर लाइक सॉलिड बर्ड्स, यानी कि जो प्रोलिफ्रेशन हुआ है एपिथेलियल सेल का वो कैसा दिखेगा, सॉलिड बर्ड्स दिखा है, मतलब बर्ड्स टाइप में दिखेगा, सॉलिड टाइप में दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे एपिथेलियल का प्रोलिफ्रेशन हुआ है। वहाँ पे उन्होंने अपना जो नंबर है वो बढ़ा लिया है, तो वहाँ पे सॉलिड मतलब सॉलिड ही देखने को मिलेगा। बट विद इन ए फ्यू हावर दे फॉर्म ए ल्यूमन एंड स्टार्ट पासिंग ब्लड। क्या होता है कि इसके बाद में मतलब वो सॉलिड बर्ड्स तो बना लेती हैं, लेकिन थोड़े घंटे बाद क्या होता है, कुछ आवर बाद, कि वहाँ पे ल्यूमन बन जाता है। ल्यूमन क्या आता है, ब्लड वेसल्स की जो सबसे इनर वाली जो वॉल होती है उसको ल्यूमन बोलते हैं। वो उसमें से क्या हो जाता है, ब्लड पास होना स्टार्ट हो जाता है। द न्यूली फॉर्म्ड ब्लड, नेक्स्ट हमारा क्या है, The newly formed blood vessels are leaker and thus give a odiomatous appearance to the new granulation tissue। जो हमारी नई मतलब फॉर्म्ड हुई है ब्लड वेसल्स, उसमें क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। जब लीकेज होता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ओडियोमेटस, मतलब वहाँ पे अब नॉर्मल स्वेलन मतलब देखने के लिए मिलता है, और वहाँ पे फ्लूइड भी होता है जिसको ओडियोमेटस भी बोलते हैं। इसको एक नाम दिया गया है ओडियोमेटस का, मतलब होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू, और वहाँ पे न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्म अपीयर हो जाता है। मतलब जब हमारे न्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे ओडियोमेटस देखने को मिलता है। लेटर दिस सेल डिफ्रेंशिएट इनटू मस्कुलर आर्टेरियोल्स, थिन वॉल्ड वेनस एंड ट्रू कैपिलरीज। मतलब क्या होता है, जब ये प्रोसेस इतनी हो जाती है तो सारी सेल्स और वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मतलब कुछ मस्कुलर आर्टरीज बन जाती हैं, कुछ थिन वॉल्ड वेन्यूल्स बन जाती हैं, कुछ कैपिलरीज बन जाती हैं, तो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होता है, फाइब्रोजेनेसिस। एक एंजियोजेनेसिस होता है, किस फेज में होता था, फेज ऑफ इनग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये फेज हमारा चल रहा है, फेज ऑफ इनग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, जिसमें हमने एंजियोजेनेसिस देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है वो है फाइब्रोजेनेसिस। फाइब्रोजेनेसिस में क्या होता है, द न्यूली फाइब्रोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम फाइब्रोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि जो इसमें न्यू फाइब्रोब्लास्ट डेवलप हो जाता है,
फ्रॉम फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोसाइट्स से क्या होता है, फाइब्रोसिस डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टिश्यू। इसमें कंटिन्यू फाइब्रोसिस का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है टिश्यू में। एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस ऑफ कोलेजन एंड फाइबर्स, और यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहता है कोलेजन का और फाइबर का। किसके, बाय माइटोसिस। क्या होता है, जब टिश्यू डैमेज होता है तो मतलब कि एक प्रोसेस में चला जाता है माइटोसिस, जो सेल डिवीज़न का होता है। वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन होता है सेल का। नेक्स्ट इसमें है सम फाइब्रोब्लास्ट रिजेम्बल विथ स्मूथ मसल सेल। कुछ फाइब्रोब्लास्ट मतलब कुछ कोलेजन फाइबर जो प्रोडक्शन होता है वो स्मूथ मसल्स के जैसे दिखते हैं, जिसको मायोफाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, मतलब कि उस जैसे कोई वुंड है तो उसका साइज़ कम होने में हेल्प करता है, उसका मतलब जो एरिया है वो कम होने में हेल्प करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये हमारा हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट। जब हमारी फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स की प्रोसेस चलती रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, कोलेजन फाइब्रल्स स्टार्ट अपीयर अराउंड द 6th डे ऑफ वुंड। मतलब कि जब हमारे इंजरी को या वुंड को 6 दिन हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कोलेजन फाइब्रल्स क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का होता है, जो वुंड के 6th डे में हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट एन इनएक्टिव लुकिंग स्कार नाउ एज सिकार्ट्रियोसेशन इज फॉर्म्ड। इस लाइन का मतलब है वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन, वहाँ पे एक निशान दिखने लगता है, स्कार फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है इतनी प्रोसेस के बाद में। अभी तक जो हमारी प्रोसेस चल रही थी वो ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन की थी। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। मतलब दो हमारी फेज थी, दो प्रोसेस इन्वॉल्व थी, ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन और दूसरा हमारा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। इसमें क्या होता है, मास एंड कोलेजन कॉल्ड ए स्कार। जब वहाँ पे मास फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेजन का मतलब फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे उसको स्कार बोलेंगे, वहाँ पे एक निशान पड़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द डैमेज एरिया। जो फाइब्रोसिस होते हैं, फाइब्रोसिस क्या होता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज, वहाँ पे एक ब्रिज बना देते हैं, कहाँ पे, डैमेज एरिया में। वहाँ पे फाइब्रोसिस क्या बना देते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं डैमेज एरिया के साइड में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड स्टार्ट आफ्टर 2 से 4 डेज़, यानी कि जब वुंड का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वुंड कम होना स्टार्ट हो जाता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, कितने दिन बाद में, 2 से 4 दिन के बाद में। नेक्स्ट क्या है, वुंड इज रिड्यूस बाय अप्रोक्सीमेटली 80% इट्स ओरिजिनल साइज। यानी कि जो हमारा इंजरी या वुंड है वो कितना ठीक हो जाता है, वो हमारा 80% तक कवर हो जाता है। किस में हो जाता है, ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू में। इसके बाद में कहाँ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड में। वहाँ तक आते आते 80% तक हमारा वुंड ख़त्म हो चुका होता है। मैकेनिज्म ऑफ वुंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो वुंड को हील नहीं होने देते जल्दी, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया। अगर हम प्रॉपर मतलब हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो हमारा वुंड भी बहुत स्लो होगा। नेक्स्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन। जब हमारे ग्रेनुलेशन टिश्यू बहुत कम रहेंगे तो फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वुंड फिर जल्दी हील नहीं होगा। नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, वुंड साइज डिक्रीज होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट से। जब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है मतलब एक लोकेशन से अनदर लोकेशन पे, तो फिर वुंड एरिया पे क्या होता है, वहाँ पे हील नहीं हो पाता है। तो हमारे ये 3 फैक्टर हो गए, डिहाइड्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन, मायोफाइब्रोब्लास्ट।
ये तो हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड रिपेयर। अब इसको बहुत अच्छे समझने के लिए हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें रीजनरेशन और रिपेयर दोनों बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कंबाइंड प्रोसेस होती है इसमें दिया गया है ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर अकरिंग इन कंबाइंड। इसमें रीजनरेशन भी होता है वुंड हीलिंग में और मतलब रिपेयर भी होता है टिश्यू फ्रॉम ए हील ऑफ स्किन वुंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वे। अब हम देखें कि वुंड हील होता कैसे। इसकी भी दो प्रोसेस होती हैं, टू टाइप इसको बोल सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी यूनियन, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी यूनियन। प्राइमरी यूनियन को और क्या बोल सकते हैं? हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। और सेकेंडरी यूनिट को क्या बोल सकते हैं? हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। जो हमारा फर्स्ट है वो आएगा हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियल हेमरेज, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? आफ्टर इंजरी। ये कब प्रोसेस होती है? आफ्टर इंजरी। ब्लड फिल इन द स्पेस, यानी कि जहाँ पे वुंड हुआ होगा, जहाँ पे इंजरी हुई होगी, तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लड फिल हो जाता है। एंड ब्लड फॉर्म ए क्लॉट विद प्रिवेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और वहाँ पे क्या होता है? वुंड क्लॉट हो जाता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो वहाँ पे आ जाते हैं। जब हमें कोई भी मतलब इंजरी होती है, वुंड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? क्लॉट हो जाता है। वो हमें किससे मतलब प्रिवेंट करता है? कि हमें इन्फेक्शन का हमारी बॉडी में रिस्क कम हो जाए उस वुंड वाली साइड पे। नेक्स्ट हमारा इसमें प्रोसेस आता है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फिर वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। ये कब होता है? विद इन 24 आवर के बाद में। इसमें क्या होता है? माइक्रोफेजेस रिप्लेस लाइक पॉलीमॉर्फ्स विद इन 72 आवर्स थर्ड डे ऑफ इंजरी। मतलब इसमें क्या होता है? माइक्रोफेजेस रिप्लेस दिस। जो माइक्रोफेजेस होती हैं वो एक मतलब टाइप ऑफ WBC, एक WBC का टाइप होता है जो कहाँ पे होता है? वुंड के अराउंड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर सके वहाँ से। एंड रिप्लेस दिस किसमें? और ये माइक्रोफेजेस किसमें रिप्लेस होती हैं? पॉलीमॉर्फ्स में। ये क्या होता है? एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, यानी पहले माइक्रोफेजेस थी, फिर पॉलीमॉर्फेज, यानी कि वहाँ पे एक क्रिस्टल टाइप का बन जाता है, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टाइन मटेरियल, जिसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं पॉलीमॉर्फ्स में। ये प्रोसेस कब होती है? विद इन 72 आवर्स या थर्ड डे ऑफ इंजरी, यानी कि जब हमें इंजरी का तीसरा दिन होता है तो हमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट हमारा है एपिथेलियल चेंजेस। एपिथेलियल चेंजेस में क्या बताया है? इसमें क्या बताया गया? अंडरगो प्रोलिफरेशन ऑफ कन्वर्ट इनटू एपिथेलियल स्पर्स विच मूव टुवर्ड द इंसिजनल स्पेस। मतलब कहीं पे भी अगर वुंड हुआ है तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन के थ्रू वो स्पेस फिल हो जाता है, जिसको एपिथेलियल स्पर्स विच इज़ मूव टुवर्ड इंसिजन स्पेस। वहाँ पे एपिथेलियल सेल आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? विद इन 48 आवर एपिथेलियल लेयर फॉर्म ए कवरिंग ओवर इट। और वहाँ पे फिर क्या हो जाता है? एपिथेलियल लेयर का वहाँ पे कवरिंग हो जाती है उस वुंड के ऊपर। पहले क्या होता है? वहाँ पे एपिथेलियल सेल आ जाती है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? एपिथेलियल लेयर बन जाता है, यानी कि 48 आवर के बाद में। नेक्स्ट क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल कंटिन्यू। और ऐसे ही एपिडर्मल सेल का कंटिन्यू वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता रहता है। नेक्स्ट क्या है? 5th डे ए न्यू मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस अपीयर। और 5वें दिन क्या आता है? उस वुंड में 5वें दिन मल्टी लेयर, बहुत मतलब कि वहाँ पे मल्टी लेयर अपीयर हो जाती है। वहाँ पे मल्टी लेयर आपको दिखने को मिलेंगी 5वें दिन। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया गया? टिल 3rd डे, यानी कि 3rd डे में क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। 5th डे न्यूली फॉर्म्ड कोलेजन फाइब्रिल्स अपीयर, फाइनल स्टेप ऑफ हीलिंग। वहाँ पे 5वें दिन क्या होता है? जो कोलेजन है वहाँ पे नया फॉर्मेशन होने लगता है और वहाँ पे फाइनल स्टेप ऑफ हीलिंग, और हीलिंग का वहाँ पे फाइनल स्टेप तक पहुँच जाता है ऑर्गेनाइजेशन में।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मतलब सही से लगाना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। फोर्थ वीक द स्कार टिश्यू इज़ फॉर्म विद स्मॉल नंबर ऑफ सेलुलर एंड वैस्कुलर एलिमेंट्स। वहाँ पे क्या होगा, जब ये फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे 4 वीक मतलब 4 हफ्ते बाद क्या होगा, वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल नंबर सेलुलर, वहाँ पे आपको वेस्कुलर और सेलुलर भी कुछ मतलब कुछ नंबर में वहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा स्यूचर ट्रैक। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोलेजन फाइबर्स व्हेन ऑन 7th डे स्यूचर आर रिमूव्ड। मतलब कि जब वहाँ पे 7वें दिन क्या होता है, वहाँ पे जब कोलेजन वहाँ पे नया कोलेजन बन जाता है तो वहाँ पे स्यूचर रिमूव्ड हो जाते हैं। एंड एपिथेलियल सेल में डिपॉजिट इन द ट्रैक्ट। और एपिथेलियल सेल क्या होती है, डिपॉजिट होने लगती है ट्रैक मेथड में। एपिथेलियल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब हमने देखा था हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, अब हम डिटेल में बात करेंगे हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। इसको सेकेंडरी यूनियन भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इन्वॉल्व सिमिलर टू प्राइमरी यूनियन डिफरेंट बिटवीन टू। मतलब कि इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, जैसा हमारा प्राइमरी यूनियन था वैसे ही हमारा सेकेंडरी यूनियन भी है, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े डिफरेंस आ जाते हैं। पहला है सेकेंडरी यूनियन ए लार्ज टिश्यू डिफेक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज टिश्यू डिफेक्ट होता है। हीलिंग अकर बोथ फॉर्म, बेस अपवर्ड एंड मार्जिन इनवर्ड। मतलब इसमें जो हीलिंग होती है वो दोनों फॉर्म में होती है, अपवर्ड में भी होती है और इनवर्ड में भी होती है। फॉलोइंग सीक्वेंस, इसमें क्या क्या सीक्वेंस फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल हेमरेज। आफ्टर इंजरी ब्लड फिल इन वुंड स्पेस एंड फॉर्म ए ड्राई फाइब्रिन क्लॉट। इसमें क्या होता है कि जब इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल हो जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, ड्राई फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस माइक्रोफेजेस विद रिमूव द डेब्रिज। जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ का जो मलबा है, जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा बाई मतलब वहाँ पे उसमें क्लियरेंस आ जाएगी। एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा डेब्रिज। डेब्रिज मतलब किसी चीज़ का मलबा। एपिथेलियल चेंजेस, नेक्स्ट हमारा है एपिथेलियल चेंजेस प्रेजेंट इन वुंड मार्जिन। ये वुंड मार्जिन में प्रेजेंट होता है। मूव इनटू मिड रीजन ऑफ द वुंड टू री एपिथेलियाइज द गैप। ये जो प्रोसेस होता है ये मिड रीजन में चला जाता है वुंड के, और वहाँ पे क्या कर देता है, री एपिथेलियल द गैप। और वहाँ पे जो गैप होता है वुंड का वो कम कर देता है, जिससे कि वुंड बहुत जल्दी मतलब हील हो सके। नेक्स्ट हमारा है ग्रेनुलेशन टिश्यू, मेजर स्टेप ऑफ सेकेंडरी हीलिंग। ये बहुत मेजर स्टेप है सेकेंडरी हीलिंग का। द फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट द फॉर्म डीप रेड ग्रेनुलर एंड वेरी फ्रैगिला ग्रेनुलेशन टिश्यू। वहाँ पे क्या होता है, रेड डीप मतलब वहाँ पे आरबीसी का रेड डीप ग्रेनुलेशन, वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है। इट टर्न पेल एंड वाइट। और ये कैसा वुंड जो है वो कैसा दिखने लगता है, आपको पेल एंड वाइट कलर में दिखेगा। वहाँ पे आपको ग्रेनुलेशन जैसे दिखेंगे, आपको पिक्चर में समझ में आ जाएगा, इसमें लगा देंगे। हेयर फॉलिकल की पिक्चर में ये आप देख लेना कि ग्रेनुलेशन ऑफ जो डीप रेड ग्रेनुलर है वो कैसा दिखता है। हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड नॉट रिप्लेस्ड रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू में तब तक मतलब हेयर फॉलिकल्स स्वेट ग्लैंड जब तक नहीं आती हैं जब तक वुंड प्रॉपर पूरी तरीके से हील ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा है वुंड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा फाइनल स्टेज है। टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट द वुंड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल साइज। वुंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है,
वो वुंड हमारा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, उसका 1/3 पार्ट वो अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। वुंड एक तरीके से पूरा ठीक हो जाता है, कुछ ही पार्ट बचता है उसका ठीक होने में। कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव ग्रेनुलेशन टिश्यू। और कॉन्ट्रैक्शन कब अकर होता है, जब हमारा मतलब इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू का एक्टिवेशन होता है, मतलब इसका कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है ग्रेनुलेशन का, उसी वजह से क्या होता है, वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक, फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।